सतर्क। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने मास्क फिर किया अनिवार्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम दौरे के दूसरे दिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का किया उद्घाटन। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह में भी शामिल होने के साथ ही कंचनजुंगा पर्वत अभियान दल को झंडी दिखाकर करेंगी रवाना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर। कौशाम्बी महोत्सव 2023 का किया उन्होंने शुभारंभ। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं, परिवार की तानाशाही खतरे में। आंध्र एवं तेलंगाना चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण कुमार रेड्डी हुए भाजपा में शामिल। रेड्डी ने कहा कांग्रेस ना तो विश्लेषण कर रही है और ना ही गलतियों में सुधार। कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री पार्क जिन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर। पार्क जिन आज शाम नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। देश में आज कई महीनों बाद कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 6000 को पार कर गया। पिछले साल 23 सितंबर को 5383 मामले दर्ज किए गए थे। कोरोना मामलों की इसी बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर उन्होंने चर्चा की। स्वास्थ्य विभाग, नीति आयोग, NTAGI के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। इससे पहले स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र ने कोविड-19 पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित रूप से दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी को देखते हुए आज बैठक रखी गई है। पीएम मोदी भी कोरोना को लेकर पहले सभी राज्यों के साथ समीक्षा बैठक कर चुके हैं। और अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6050 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में ये 3320 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.75% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ई वल्लवन ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है और कोरोना मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है। तैयारियां की हैं, तो हमने पूरे स्टाफ को जो मास्क पहना अनिवार्य कर दिया गया है और इसके साथ हमने फ्लू ओपीडी स्टार्ट की है। तो क्योंकि फ्लू ओपीडी में हमारे इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, कोविड के सारे पेशेंट्स वहीं पे देखे जा रहे हैं। जो भी पेशेंट्स हमारे फ्लू ओपीडी में आते हैं उन सबके टेस्टिंग की जा रही है, सो दैट हमें पता चल जाए कि ये पेशेंट्स कोविड के हैं या नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कल प्रदेश में 49 से 59 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 3.45% है। राजनांदगांव जिले में 11 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। यहां संक्रमण की दर 6% हो गई है। इस बारे में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार मंसूर ने बताया कि यहां अब तक 30 मरीज मिले हैं, जिनका उपचार अस्पताल, होम और आइसोलेशन में चल रहा है। राजनांदगांव में अभी तक के कुल 30 प्रकरण दर्ज हुए हैं। ज़्यादातर जो है एंटीजन पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ जो है ट्रूनेट्स वगैरह में पॉजिटिव आए हुए हैं। कोरोना से निपटने के लिए हमारे पार्ट में 43 जो है सब सेंटर्स बनाए गए हैं और इसके अलावा जो है हमारी जो टीमें हैं ट्रेसिंग कर रही है और जहाँ जहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का उद्घाटन किया। गज परियोजना के 30 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इस उत्सव का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा, विकास और उनके जीवन की चुनौतियों को
हल करने पर कारगर योजनाएं बनाकर काम करना सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर असम के भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। हाथियों की सुरक्षा करना, उनके नेचुरल हैबिटेट का संरक्षण करना तथा एलिफेंट कॉरिडोर को बाधा रहित बनाए रखना प्रोजेक्ट एलिफेंट के प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े समस्याओं का समाधान करना इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य भी है और चुनौती भी है। यदि गहराई से विचार किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि जो कार्य प्रकृति तथा पशु पक्षियों के हित में है वो मानवता के हित में भी है और धरती माता के हित में भी है। राष्ट्रपति ने द एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री का जिक्र करते हुए कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री में समाज को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ग्रामीण और आदिवासियों में प्रकृति के प्रति लगाव और संरक्षण को इसमें बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि हम सबको मिलकर प्रकृति और जानवरों के संरक्षण के लिए काम करना होगा। अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्परर में इसी पवित्र रिश्ते की समझाते हुए ये दिखाया गया है कि कट्टू नायक समुदाय के लोग जब जंगल में जाते हैं तो वे अपने पैरों में कुछ नहीं पहनते हैं। सामान्य रूप से लोग अपने जूते चप्पल उतार के ही पवित्र स्थानों पर जाते हैं। यहाँ के वन्य अधिकारी कर्मचारी जो वहाँ जाते हैं वो पैर में जूते नहीं पहनते। ये बहुत अच्छी चीज है। प्रकृति का सम्मान करने की ये संस्कृति हमारे देश की पहचान रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हाथी देश के लिए गौरव और ऐश्वर्य का विषय है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य देश में हाथियों की संख्या को बढ़ाना है। स्पॉन्सर्ड स्कीम का उद्देश्य हमारे देश में हाथियों की जनसंख्या को बढ़ाना, उनके हैबिटेट को सुरक्षित रखना और उसके साथ ही साथ इस बात को भी पूरी तरीके से सुनिश्चित करना है कि हमारे देश में जो हाथी हैं उनकी वेलबींग और विशेष रूप से अगर उनको कैप्टिव में रखा जाता है तो उनकी सुरक्षा की जाए। हम सब जानते हैं कि महाभारत से लेकर के हमारे देश के सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और हाथी विशेष रूप से लिए गौरव और ऐश्वर्य का विषय भी माने जाते हैं। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि सबसे ज्यादा हाथी रेल दुर्घटना का शिकार होते हैं। इन पर लगाम कसने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। असम में ऐसे 33 स्थान है जहां में हमारा रेलवे कनेक्टिविटी के लिए, रेल लाइन के लिए हाथी का जीवन का ऊपर बहुत खतरा आया है। हमारा साल में एवरेज 8 हाथी रेल का धक्का में मारा जाता है। इसलिए रेलवे का साथ हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। भारत सरकार भी रेलवे का साथ संपर्क में है। अगर रेल फॉरेस्ट हम लोग एक साथ काम कर सकता हूं तो हाथी को एक नया जीवन मिलेगा, ये मैं विश्वास करता हूं। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुवाहाटी उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जयंती समारोह में भी शामिल होंगी और कंचनजुगा पर्वत अभियान दल को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। इस अवसर पर संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान, लोकसभा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से स्वामी रामदेव, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से स्वामी चिदानंद सरस्वती तथा संचार मंत्रालय एवं डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं आर्य समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम भारत में हो रहे परिवर्तन को दर्शाता है। आज का ये कार्यक्रम बदलते हुए भारत की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। एक समय था, एक कालखंड था
लगता था हमारे यहां महापुरुष हैं ही नहीं, और नामकरण जो होता था संस्थाओं का वो बहुत सीमित हो गया था, सिमट कर रह गया था। उसमें जो खुलापन आ रहा है, भारत के इतिहास को पूरी तरह से दर्शाया जा रहा है, ये बहुत ही सुखद परिवर्तन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किया और कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कानून को नहीं मानना चाहते। उन्होंने संसद को नहीं चलने दिया, संसद में व्यवधान उत्पन्न करके देश की जनता का नुकसान किया है। बड़ी लगन और मेहनत से युवाओं को खेलने का एक मंच एक कौशाम्बी युवक महोत्सव में दिया है। इसके साथ साथ कौशाम्बी महोत्सव 1917 से 2017 से लगातार चल रहा है। आज इसका भी मौका है और आज योगी जी ने एक जनपद के अंदर 600 करोड़ से ज्यादा विकास के काम लोकार्पित किए हैं या इनकी शिला रखने का काम हुआ है। योगी जी के लिए जोर से एक बार कौशाम्बी वालों ताली बजाओ जरा। एक जनपद में 650 करोड़ से ज्यादा काम आज यहां पर हो। मौजूद उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया। 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करना आया हूं। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में मोदी जी पर भरोसा कर एक मुक्त भाजपा को वोट देकर यहाँ सपा बसपा कांग्रेस इसका सुपड़ा साफ किया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में पिछले 3 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़ रहे हैं। आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि सरकारें कैसे चलनी चाहिए। आज विकास की किरण और विकास की योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान और हर नौजवान तक पहुंचाया जा रहा है। एक और देश समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, दूसरी तरफ देश के अंदर सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, अंतर यही है, हम सब देख सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत पिछले 3 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़ रहे हैं। यही होता है, सरकारें कैसे चलनी चाहिए, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 3 दिवसीय अयोध्या पर्व का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस दौरान अयोध्या पर्व से जुड़ी पुस्तिकाओं का भी लोकार्पण किया गया। सांस्कृतिक और लोक परंपरा के इस पर्व को 7, 8 और 9 अप्रैल तक मनाया जाएगा, जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राम राज्य बनाने के लिए आध्यात्मिक और पौराणिक मूल्यों के साथ ही आधुनिक तकनीक के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। अयोध्या को समृद्ध संपन्न बनाना है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। इतिहास, संस्कृति, विरासत, सभ्यता इसमें बदल नहीं है। मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, संस्कार इसमें बदल नहीं है। ध्यान, धारणा, अध्यात्म इसमें बदल नहीं है। पर विज्ञान का उपयोग करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कैसे हो और वहीं के रिसोर्सेस का उपयोग कैसे हो, इसके बारे से ही राम राज्य का निर्माण होने वाला है। इस मौके पर श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महंत श्री नृत्य गोपाल दास ने कहा कि दिल्ली में आयोजित अयोध्या पर्व के जरिए भगवान श्री राम के आदर्श को जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य है। अयोध्या पर्व के माध्यम से हमें ये कहना है
कि हम भगवान श्री राम जी के आदर्श को विश्व में जन जन तक पहुंचाएंगे, अयोध्या ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, पूरे विश्व में पहुंचाएंगे, तब हमारा राम राज्य आएगा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। फोटो देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम करें। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। और रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में आज वो भाजपा में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान के गलत फैसलों की वजह से राज्य दर राज्य पार्टी टूट रही है, यह एक राज्य की बात नहीं है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों के मत को नहीं समझ पा रही है। कांग्रेस पार्टी न तो विश्लेषण कर रही है कि गलती क्या है और न ही वे सही करना चाहते हैं। वह यही सोचते हैं कि मैं ही सही हूं और देश की जनता सहित बाकी सब गलत है। इसी विचारधारा की वजह से मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। State after state, due to bad decisions and wrong decisions of the Congress High Command, the party is getting damaged totally in all the states. They don't interact with the people, they don't take the opinions of the leaders. It is not a story in one state, it is a story throughout the country. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी पीएम मोदी से प्रभावित हैं। आज वे बड़ी छलांग लगाते हुए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई को और मजबूत करेंगे क्योंकि एक विधायक और मंत्री के रूप में उनकी छवि बहुत साफ रही है। यह आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए एक बड़ी ताकत होगी। I once again welcome him and he will be a good strength, big strength as far as our fight against corruption. His image as a MLA, as a minister, as a speaker लगाने के लिए एक इकाई स्थापित करेगा। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए अंतिम दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि अंतिम नियम पर काम किया जा रहा है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक एवं मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियमों के बारे में बात करते हुए कहा कि कई स्वनियामक संगठन होंगे जो ढांचे के आधार पर ऑनलाइन खेलों की अनुमति के बारे में निर्णय लेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि निजी कंपनियों ने SRO के लिए मसौदा दाखिल किया है जिस पर उनसे चर्चा की जाएगी। सरकार SRO सूचीबद्ध करेगी। यह एक स्वतंत्र इकाई होगी। हम 3 SRO के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अगर ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो हम वह भी करेंगे। सरकार ने IT नियम 2021 के अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक धन में होने वाले जुए संबंधित किसी भी ऑनलाइन गेम को संचालित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि धन जुटाने वाले ऑनलाइन गेम्स को KYC नियमों का पालन करना होगा। और सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास एवं 4,567 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री भाई जयवीर सिंह जी
मेरे साथ पधारे हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, श्री अनिल राजभर जी, दयाशंकर सिंह जी, जोर से ताली बजाइएगा। आपके लोकप्रिय सांसद भाई नीलेश लाल निरुआ जी, नरेंद्र सिंह जी, विजय बहादुर पाठक जी, उपस्थित सभी विधायकगण और आज आजमगढ़ की इस पवित्र भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज महर्षि दुर्वासा, महर्षि देवतब, आजमगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू सीताराम अस्थाना, बाबू विश्राम राय, डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह, श्री अंबिका सिंह, श्री उदय भान सिंह, श्री द्वारिका लाल, श्री श्याम नारायण लाल, ये सभी को श्रद्धांजलि देकर आज मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और मैं आज सबसे पहले योगी जी को बधाई देना चाहता हूं, जिस आजमगढ़ को पूरे देश की आज यहां नींव रखने का काम हुआ। मित्रों, मुझे ठीक याद है, मैं गुजरात का गृह मंत्री था, अहमदाबाद में बम धमाके हुए थे और जब अहमदाबाद की पुलिस बम धमाकों के सूत्र ढूंढते ढूंढते देश भर में से आतंकियों की गिरफ्तारी कर रही थी, तब उसका सबसे बड़ा सूत्रधार आजमगढ़ के अंदर से पकड़ा गया था। और योगी जी ठीक ही कह रहे थे, आजमगढ़ की छवि, आज मुझे आनंद है कि उसी आजमगढ़ में आज संगीत का विश्व महाविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। मित्रों, हरिहरपुर घराना, जिसके नाम में ही हरि और हर दोनों हो, वो हमेशा संपूर्ण होता है। और गायकी की दृष्टि से, कला की दृष्टि से तीनों विधाएं, गायन, वादन और नृत्य, तीनों विधाओं का एक जमाने में हमारा आजमगढ़ केंद्र हुआ करता था। ये हरिहरपुर संगीत के घराने के पद्म विभूषण चन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र, ऐसे ढेर सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सभी कलाकारों को आज बहुत आनंद होगा कि इसी आजमगढ़ के अंदर संगीत का विद्यालय शुरू हो रहा है। मित्रों, संगीत को संभालना संस्कृति को प्राणवायु देना जैसा होता है। संगीत को आगे बढ़ाना, गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों कलाओं को ये महाविद्यालय के अंदर आश्रय मिलेगा, उसका प्रचार होगा, प्रसार होगा और परंपरा से युक्त इस जिले में अनेक बच्चों को अपनी नई कैरियर बनाने का मौका मिलेगा। आज पंडित रामदास मिश्र, नौरतन मिश्र, सांवला मिश्र, देवी साहब प्रसाद मिश्र, गुरु सहाय मिश्र, बुलबुल महाराज, श्यामलाल मिश्र, जोखू मिश्र, चाहे गायन हो, सारंगी हो, तबला हो, नृत्य हो, हर कला को इन लोगों ने समग्र विश्व के पटल पर रखने का काम किया था। आज मैं मन से योगी जी को बधाई देना चाहता हूं कि संगीत का महाविद्यालय आने वाले दिनों में न केवल उत्तर प्रदेश, आने वाले दिनों में पूरे भारत का गौरव समग्र विश्व में बढ़ाएगा, इसका मुझे पक्का भरोसा है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब
मुझे पहले एक भी रात ऐसी नहीं थी जहां ग्रामीण क्षेत्र में रात को बिजली मिलती हो। 24 घंटा बिजली तभी मिलती थी जब रमजान आता था, अब वरना नहीं मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को युक्त कर विकास के नए युग की शुरुआत आज यहां पर हमने एक नींव डाली है हर घर जल की योजना का। ये हर घर जल की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की कल्पना। भारत का हर घर, चाहे किसी भी गरीब का क्यों न हो, उसके घर में पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचना चाहिए। और आज आजमगढ़ के अंदर 1358 नल से जल योजनाओं का 4200 करोड़ रुपए के खर्चे से पूरे आजमगढ़ क्षेत्र में हर घर में नल से पानी पहुंचाने की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश के 60% घरों में नल से जल पहुंचाया है। आज देश में हर सेकंड में एक घर में नल से जल पहुंचता है और 11 करोड़ 66 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी नल से जल पहुंचाकर फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत आज से हो रही है। और इसके साथ और भी योजनाएं लगभग 4500 करोड़ रुपए की यहां पर इसका लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश विकास की पहचान बना है। रोड रस्तों का जाला, नहरों का जाला, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान योजना का 6000 रुपया चेक से मिलता है। हर घर में 1 करोड़ 76 लाख घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचा है। हर घर में शौचालय पहुंचा है। हर घर में बिजली पहुंची है। एक भी गांव ऐसा नहीं जहां बिजली पहुंचनी बाकी हो। उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने ढेर सारा काम किया है। आजमगढ़ को हमेशा कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। आज आजमगढ़ को यहां पर विकास का गढ़ बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। आजमगढ़ में भी बन रहा है और इसके साथ साथ लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, इसके साथ 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश बना है। और प्रधानमंत्री जी की गति शक्ति योजना को भी यहां जमीन पर उतारा गया है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लागू किया गया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस उत्तर प्रदेश थी कि यहां पर दंगे न हो, वो उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, जब जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई, आपने भोले शंकर की तरह आशीर्वाद दिया है। चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो या 2022 हो, हर चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भर दी है।
और प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिल्ली के खजाने के दरवाजे खोलकर, मन खोलकर उत्तर प्रदेश को दिया है। हर योजना उत्तर प्रदेश से होकर ही देश में जाती है। उत्तर प्रदेश आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं आज आपको फिर से एक बार कहना आया हूं, ये सपा, बसपा, कांग्रेस, मुझे बताइए ये लोग देश का और उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया यहां से 120 करोड़ टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है। हर गरीब के घर में अनाज पहुंचाए हैं। मित्रों, 2024 में फिर से बार सपा, बसपा, कांग्रेस परिवारवाद और जातिवाद लेकर आएंगे, लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। आपने ये दिनेश को जिताकर यहां एक क्रांति का सृजन किया है, क्रांति का सृजन किया है। मैं आपका आह्वान करने आया हूं, 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार मोदी जी पर भरोसा करे और मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? अरे ऐसे बोलते हो आजमगढ़ वालों, बताइए, भाजपा को जिताएंगे? कमल का निशान दबाएंगे? उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे? आजमगढ़ में भी कमल खिलाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पिंचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। फिर से एक बार हरिहरपुर घराने के सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पे, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।